हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन हुए थे 60-70 लगभग, ठीक उसी प्रकार इसमें भी बात करने वाले हैं। लगभग क्वेश्चन कहने का मतलब फंसने वाले होंगे परीक्षा में, ठीक है ना। लगभग वो क्वेश्चन होंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। लगभग कंप्लीट सिलेबस से होंगे, यानी सिलेबस टच करते हुए होंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे लगभग संपूर्ण सिलेबस से होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कि शराब किस विधि से बनाई जाती है, यानी शराब बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। शराब कैसे बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है। तो ये किण्वन विधि से बनाई जाती है। किस विधि से बनाई जाती है? किण्वन विधि द्वारा बनाई जाती है। क्लियर? किस विधि से बनाया जाता है? किण्वन विधि से बनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किन पदार्थों में कार्बोनीकरण किया जाता है। कार्बोनीकरण किया जाता है। क्लियर? तो किसमें किया जाता है? पेय पदार्थों में। किसमें? पेय पदार्थों में। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फल के गूदों का प्रयोग सर्वाधिक कौन से उत्पाद बनाने में किया जाता है। फल के गूदे का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किसमें करते हैं? तो जैम बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं? जैम बनाने में। जैम में क्या होता है? लगभग 45% जो है फलों का अंश चाहिए, गूदा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गूदा होना चाहिए। फिर उसके बाद यानी गूदे का प्रयोग किसमें करते हैं? जैम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फल के रस का प्रयोग किस उत्पाद को बनाने में करते हैं? तो रस का प्रयोग जेली बनाने में करते हैं। किसमें? जेली। इसमें कितना परसेंट होना चाहिए जेली का? 45% होना चाहिए। कितना? 45% होना चाहिए। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइट्रिक अम्ल किस फल से प्राप्त होता है। साइट्रिक अम्ल किस फल से प्राप्त होता है? किस फल से प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है तो नींबू वर्गीय, यानी साइट्रिक अम्ल नींबू से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? नींबू से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल किस फल से प्राप्त होता है? किस फल से प्राप्त होता है? तो सेब से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सेब से प्राप्त होता है। क्लियर? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टार्टेरिक अम्ल किस फल से प्राप्त होता है। टार्टेरिक अम्ल किस फल से प्राप्त होता है? किस फल से प्राप्त होता है? तो अंगूर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? अंगूर से। किससे प्राप्त होता है? अंगूर से प्राप्त होता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिप्स बनाने हेतु, चिप्स बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? उपयुक्त फल, तो फल है आपका केला। क्या है? केला। अगर सब्जी पूछा जाए तो क्या है? आलू। सब्जी पूछी जाए तो आलू, पोटैटो। क्या है? आलू है। क्लियर इतनी बात? फिर अगला ये है कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप से लेपन यानी कोटिंग करना। लेपन करना क्या कहलाता है? तो कहलाता है वैक्सिंग। वैक्सिंग में बात कर लेते हैं। वैक्सिंग
वैक्सिंग में किस वैक्स का प्रयोग किया जाता है? तो एक होती है कार्नोवा वैक्स, कार्नोवा वैक्स का प्रयोग करते हैं। और अधिकतर जो प्रयोग किए जाने जो मार्केट में मिलती है ओ ग्रुप वाली जो मोम होती है, ओ ग्रुप वाली वैक्स जो है प्रयोग किया जाता है, अधिकतर ओ ग्रुप वाली। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रंगीन पदार्थ को, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीन पदार्थ को परिरक्षित करने के लिए, क्या करने के लिए? परिरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट। अगर पदार्थ रंगहीन है, कैसा है? रंगहीन है, कलरलेस है, तो उसके लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। कैसा करते हैं? किसको करते हैं? मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। क्लियर? किसका प्रयोग किया जाता है? मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्वीकरण। पार्श्वीकरण का तापमान, जो आप पार्श्वीकरण की क्रिया करते हैं, पार्श्वीकरण में होता क्या है? पार्श्वीकरण में वे सभी हानिकारक जीवाणु नष्ट किए जाते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है ना। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है? टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर इसमें जो है लेस देन 100 होता है, 100 अंश सेल्सियस होता है। कितना होता है? लेस देन 100 अंश सेल्सियस होता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्याज के अचार, जैसे प्याज के अचार बनाने हो तो अचार बनाने हेतु किस्म कौन सी उपयुक्त है? बनाने हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है? उपयुक्त किस्म कौन सी है? ठीक है ना। उपयुक्त किस्म कौन सी है? अर्का बिंदु है। कौन सी है? अर्का बिंदु है। ये अर्का बिंदु जो है स्पोर्ट के लिए भी उपयुक्त है। किसके लिए? स्पोर्ट, निर्यात के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है टमाटर है, टमाटर के द्वारा कौन सा उत्पाद बनता है? टमाटर से जो बनता है उत्पाद, वो उत्पाद बनता है क्या? सॉस व केचप बनता है। क्या बनता है? सॉस व केचप बनता है। क्या बनता है? केचप। तो अगर ये सॉस व केचप है, इसमें अगर जो लाल कलर का होता है, ठीक है, अगर मिलावट का पता लगाना है, किसका? इसमें मिलावट का पता लगाना है। मिलावट का पता लगाने के लिए क्या चेक करेंगे? तो लाइकोपिन चेक करेंगे, ठीक है ना। लाइकोपिन चेक किया जाता है, लाइकोपिन की मात्रा को चेक करते हैं, ठीक है। लाइकोपिन की मात्रा चेक करते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात? फिर ये बात समझ में आई? जैसे टमाटर से बना कोई उत्पाद है, ठीक है, लाल कलर का है, ऐसा होता है कि मिलावट कर दिया गया, केवल लाल लाल है, तो उसके लिए अगर हम चेक करना है, मानक देखना है कि ये सही है या नहीं है, शुद्ध है या नहीं है, तो हम क्या चेक करेंगे? लाइकोपिन चेक करेंगे। क्लियर बात? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका में, क्या? सिरका जिसे बोलते हैं विनेगर, सिरका में अम्ल की अधिकता किसके कारण होती है? सिरका में अम्ल की अधिकता तो किसके कारण होती है? किस अम्ल के कारण होती है? एसिटिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण होती है? एसिटिक अम्ल के कारण होती है। किसके कारण होती है? एसिटिक अम्ल के कारण होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम। क्या है? जैम। जैम किसकी सहायता से संरक्षित रहता है? जैम किसकी सहायता से संरक्षित रहता है? क्या संरक्षित रहता है? चीनी की सहायता से। किसकी सहायता से? चीनी की सहायता से संरक्षित रहता है, क्योंकि जो जैम का TSS होता है 68.5% होता है, ये 68.5 अंश ब्रिक्स होता है। क्योंकि आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे बताएंगे कि जो आपकी
संरक्षित करने की, प्रिजर्वेटिव की जो अस्थायी विधियां होती है या स्टोरेज करने की अस्थायी विधियां होती हैं, उसमें जो एक अस्थायी बताया गया चीनी के द्वारा, जो चीनी के द्वारा देखिए इधर, तो चीनी के द्वारा आपको बताया गया है 25 से 55%, ये आपका अस्थायी प्रिजर्वेटिव होता है। यहीं पर चीनी अगर 65% इज ग्रेटर देन 65% कर दिया जाए तो ये जो है अस्थायी विधि हो जाती है। कैसी विधि हो जाती है? अस्थायी विधि हो जाती है। क्या है कि प्रिजर्वेटिव की या भंडारण की, ठीक है ना, संरक्षित रखने की, सुरक्षित रखने की। तो जैम में जो संरक्षित रखता है क्या? चीनी। क्लियर इतनी बात? फिर अगला क्वेश्चन ये है कि क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन की समस्या किस उत्पाद में होती है? किस उत्पाद में होती है? तो जैम में होती है। यानी क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दानेदार पड़ जाना। क्या हो जाना? दानेदार पड़ जाना। जो आकृति है दानेदार हो जाना। तो एक किस उत्पाद में ये देखने को मिलता है? जैम में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? जैम में देखने को मिलता है। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त सब्जी। अगला क्वेश्चन है मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त सब्जी। तो क्या है? कद्दू है। अगर बात की जाए फल, फल कौन सा है मुरब्बा बनाने के लिए? तो आंवला। क्या है? आंवला। क्लियर? अगर मुरब्बा बनाने हेतु सब्जी पूछी जाती तो वो है आपकी कद्दू। अगर फल पूछा जाता है तो आपका क्या है? कद्दू है। क्लियर इतनी बात? क्या है? कद्दू है। क्लियर? फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फल संरक्षण व डिब्बाबंदी संस्थान कहां पर है? फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहां पर है? डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। क्लियर? कहां पर है? लखनऊ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्वेस। क्या? सिक्वेस बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? संतरा है। कौन सा है? उपयुक्त फल कौन सा है? संतरा है। फिर अगला पानक बनाने हेतु, ठीक है, पानक बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है? उपयुक्त फल आम है। क्लियर? कौन सा फल है? आम है। इतना क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिब्बाबंदी है सर्वाधिक उपयुक्त फल कैनिंग के लिए, है ना? किसके लिए? डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त फल कौन से हैं? ठीक है ना? तो सबसे पहले तो अनानास, अनानास, सेब, नाशपाती, आड़ू, ठीक है, ये सब फल हैं जिनकी कैनिंग की जा सकती है। ठीक है, जिनमें कैनिंग किया जाता है। अगर सब्जी पूछ लिया जाए, सब्जी में कौन है? तो सब्जी में मटर है। कैनिंग के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी है? मटर है। फलों के लिए कौन से है? फल। अगर फल की बात किया जाए तो क्या है? अनानास है। और क्या है? सेब है। और क्या है? नाशपाती और अंगूर, ओ सॉरी आड़ू है। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सूर्य की रोशनी में सुखाने को क्या कहते हैं? सूर्य की रोशनी में सुखाना क्या कहलाता है? सूर्य की रोशनी में सुखाना क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। और अगर किसी यंत्र के द्वारा, किसी मशीन या आब्लिक यंत्र कर लीजिए, ठीक है ना, के द्वारा सुखाना
क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। डिहाइड्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। यानी जिसे कहते हैं क्या? निर्जलीकरण। जल से विमुक्त कर देना, जल से अलग कर देना, उत्पाद से जल को अलग कर देना डिहाइड्रेशन कहलाता है। और डिहाइड्रेशन करने के लिए डिहाइड्रेटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डिहाइड्रेटर यंत्र का प्रयोग करते। क्लियर? किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अगर किसी यंत्र या किसी मशीन के द्वारा किसी फल या सब्जी को सुखाया जाता है तो क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन कहलाता है। क्लियर? फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रंगों को खराब करने के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? रंगों को खराब करने में उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? एंजाइम। क्लियर बात? यानी कहने का मतलब क्या है कि रंगों को खराब करने के लिए उत्तरदायी एंजाइम कौन सा होता है? तो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है रंगों को खराब करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि प्रिजर्वेटिव के लिए साल्ट कितना परसेंट प्रयोग करते हैं? प्रिजर्वेटिव साल्ट यानी जो नमक को जो है संरक्षित के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो कितने परसेंट प्रयोग किया जाता है? 15% प्रयोग किया जाता है। कितने परसेंट प्रयोग किया जाता है? 15% प्रयोग किया जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्वेस में। किसमें? सक्वेस में जूस व गुबे का परसेंट कितना होता है? प्रतिशत कितने प्रतिशत होता है? तो 25% होता है। कितने परसेंट होता है? 25% होता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आरटीएस में फल का अंश कितने परसेंट होता है? आरटीएस में फल का अंश कितने प्रतिशत होता है? तो 10% होता है। कितना होता है? 10% होता है। आरटीएस क्या होता है? रेडी टू सर्व होता है। रेडी टू सर्व यानी रेडी टू सर्व का मतलब ये होता है बना बनाया पेय पदार्थ होता है, केवल ढक्कन खोलो और पी लो, वही क्या कहलाता है? रेडी टू सर्व। ठीक है। उसमें आपको कितना परसेंट होता है? फल का अंश 10% होता है। कितने परसेंट होता है? फल का अंश कितने परसेंट होता है? 10% होता है। क्लियर इतनी बात? फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जैम। जैम में टीएसएस कितना परसेंट होता है? ये सबको पता होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जैम। जैम में टीएसएस कितना परसेंट होता है? 68.5 एग्जैक्ट इतना होता है। ऑप्शन में आपको 68 ही केवल मिल सकता है। फिर ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भंडारण के दौरान, किस दौरान? भंडारण के दौरान, ठीक है, होने वाले रोग कुछ है जैसे मार्स रोग। भंडारण के दौरान मार्स रोग है। कौन सा रोग है? मार्स रोग है। किस फसल में होता है? किससे रिलेटेड है? तो ये मटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मटर से रिलेटेड है। मार्स रोग आपका किससे रिलेटेड है? भंडारण के दौरान जो है मार्स रोग या मार्स स्पॉट बोलते हैं, मार्स स्पॉट रोग कहते हैं। ठीक है। मार्स स्पॉट रोग होता है। किसमें होता है? मटर में होता है। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू मैग्नीज की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? मैग्नीज की कमी से होता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट अगला रोग देख लेते हैं। ब्लैक हार्ट होता है। क्या होता है? ब्लैक हार्ट किसमें होता है? आलू में होता है। सभी को पता है ब्लैक हार्ट आलू में होता है। आलू के अंदर काला काला देखने को मिलता है, उसे ही तो बोलते हैं ब्लैक हार्ट। वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होती है। जहां पर स्टोर किया जा रहा है वहां पर वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है। कहने मतलब ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी। क्लियर बात? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हेलो हार्ट। HELLOW हेलो हार्ट HEART। हेलो हार्ट, हेलो हार्ट किसकी समस्या है? ये भी आपकी आलू की समस्या है। किसकी समस्या है? आलू की समस्या। किसके कारण होता है? आलू में जो हेलो हार्ट होता है किसके कारण होता है? जब नमी की अधिकता हो जाती है। क्या होती है? मॉइस्चर अधिक हो जाता है। नमी की अधिकता
और कौन सा कंडीशन होता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है, नाइट्रोजन की अधिकता और मॉइस्चर की अधिकता हो जाती है। इन दोनों चीजों की जब आलू में अधिकता होती है, नमी की यानी मॉइस्चर कंटेंट अधिक हो जाता है और नाइट्रोजन का कंटेंट अधिक होता है, तब टेलोहार्ट नामक बीमारी होती है। क्लियर इतनी बात। फिर अगला है, एक रोग और होता है भंडारण के दौरान, एक होता है हार्ट राट होता है। क्या होता है, एक होता है, देख लीजिए इधर, हार्ट राट, एक हार्ट राट डिजीज होता है। ये किसमें होता है, ये पात गोभी में होता है। किसमें होता है, पात गोभी में होता है। किसकी कमी से होता है, मोलिब्डेनम की कमी से। अच्छा, ये जितने भी पोषक तत्व हैं, कहीं ना कहीं स्टोरेज टाइम तो पोषक तत्व दे नहीं सकते। हमारे जो ये यहाँ पर ये डिजीज से ग्रसित हो जाते हैं, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमारे फील्ड में इन पोषक तत्वों की कमी होती है। तभी जो है ये भंडारण के दौरान ऐसी एक्टिविटी होती है जो हमें दर्शाता है, एक तरह से बताता है कि नहीं इस चीज की कमी थी इसलिए ये रोग हुआ। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी भंडारण से रिलेटेड है। भंडारण के दौरान ही, ठीक है ना, भंडारण के दौरान अगर बात की जाए सब्जियों में लॉस कितना होता है, सब्जियों में हानि कितने परसेंट की होती है। अगर सब्जियों में हानि परसेंट पूछ लिया जाए तो 30 से 40% होता है। कितना होता है, 30 से 40%। अगर फलों में पूछ लिया जाए, किसमें, फलों में पूछ लिया जाए, फलों में हानि कितने परसेंट होती है, तो 20 से 30% होती है। अच्छा, रीजन क्या होता है, जो आपके फल होते हैं ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि अम्ल जो है एक तरह प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, प्रिजर्वेटिव। क्योंकि हम किसी ना किसी चीज को जब संरक्षित करते हैं ना किसी अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो फल जो होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए ये कम खराब होते हैं। सब्जियां जो है हमारी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। किस प्रवृत्ति की होती है, क्षारीय स्वभाव की होती है। ठीक है, क्षारीय स्वभाव की होती है, इसलिए जो है ये ज्यादा लॉस होती है। ठीक है ना, इनमें ज्यादा लॉस देखने को मिलता है। तो सब्जियों में कितने परसेंट की भंडारण होता है, 30 से 40%, और फलों में 20 से 30% हमें देखने को मिलती है। क्लियर। फिर उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहीं पर भंडारण के ही दौरान देख लेते हैं, अगर बात किया जाए सब्जियों में, किसमें, सब्जियों में बात किया जाए, सब्जियों में कौन सी सब्जी है, सब्जियों में कौन सी सब्जी है जो सबसे ज्यादा खराब होती है, सर्वाधिक, तो फूल गोभी है। क्या है, फूल गोभी। सबसे ज्यादा खराब होने वाला जो प्रोडक्ट है यानी उत्पाद है, सब्जी है। सबसे ज्यादा अगर खराब होती है तो क्या होती है, फूल गोभी। ठीक है, सब्जियों में क्या खराब होता है, सबसे ज्यादा फूल गोभी होता है। कितना परसेंट, 36%। कितना परसेंट, 26% खराब होता है। क्लियर। फिर पूछा जाए किस कारण, तो इसमें एक रोग लगता है कोमल सड़न रोग, कोमल सड़न रोग होता है। ठीक है ना, कोमल सड़न रोग के कारण जो है ऐसा होता है। अच्छा, कोमल सड़न रोग किस रोग कारक के कारण होता है, रोग कारक क्या होता है इसका, तो एक होता है इसका बैक्टीरिया होती है, इरविनिया इरविनिया कारोटोरा, ये इरविनिया कारोटोरा, ठीक है ना, इरविनिया कारोटोरा नामक बैक्टीरिया के कारण सॉफ्ट रॉट रोग लगता है, जिसके कारण जो है हमारी सब्जियां जो है खराब हो जाती है। तो लगभग अगर पूछा जाए सब्जियों में सर्वाधिक खराब होने वाली, सर्वाधिक यानी सबसे अधिक, तो कौन सी है, फूल गोभी है। फूल गोभी है, कितने परसेंट लॉस देखने को मिलता है, 36%। ठीक है ना, किसके कारण होता है, सॉफ्ट रॉट यानी सॉफ्ट रॉट, कोमल सड़न रोग के कारण। ये किसके कारण लगता है, इरविनिया कारोटोवारा के कारण लगता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पर अगर पूछ लिया जाए भंडारण में फलों की बात कर लिया जाए, फलों में कौन सा फल है जो सबसे ज्यादा खराब होता है, पपीता है भैया। क्या है, पपीता है। क्या पपीता कितने परसेंट, लगभग 30% लॉस होता है पपीते में, 30%। कौन सा रोग, ऐसा क्या होता है, तो इसमें भी कोमल सड़न रोग लगता है। क्या लगता है, कोमल सड़न रोग लगता है। किसके कारण लगता है, पेंसिलियम स्पीसीज के कारण, पेंसिलियम स्पीसीज, पेंसिलियम
स्पीसीज होता है, ठीक है ना, इसके कारण जो है पेंसिलियम स्पीसीज के कारण ये पपीता में जो है हमें देखने को मिलती है। तो बात क्लियर हो गई इतनी, यानी मतलब सबसे ज्यादा अगर सर्वाधिक खराब होने वाली सब्जी कौन सी है, गोभी है, फूल गोभी। फलों में बात की जाए सर्वाधिक खराब होने वाला फल कौन सा है या हानि देखने वाला फल कौन सा है, तो आपको कौन सा है, पपीता है। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़े। अगला बात करते हैं ये कि जिससे फल सब्जियों की तोड़ाई हो गई, फल सब्जियों की तोड़ाई, तोड़ाई के उपरांत जो है क्या किया जाता है, उपरांत धुलाई की जाती है। क्या की जाती है, धुलाई। क्या किया जाता है, धुलाई। अब धुलाई की बात सुनिए, धुलाई के लिए किन किन प्रोसेस से धुलाई की जा सकती है, ठीक है ना, किन किन प्रोसेस से आप धुलाई करते हैं। तो धुलाई के लिए किससे किससे किया जाता है, क्लोरीन से करते हैं। किससे करते हैं, क्लोरीन से। 0.01% से लेकर 0.1% क्लोरीन ले सकते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा भी धुलाई की जाती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। O3 के द्वारा भी धुलाई करते हैं, O3 के द्वारा भी धुलाई किया जाता है। क्लियर इतनी बात, O3 के द्वारा भी धुलाई की जाती है सब्जियों की। और बुझा चूना के द्वारा भी किया जाता है। किसके द्वारा, बुझा चूना के द्वारा भी धुलाई की जाती है। अगर पूछ लिया जाए धुलाई, फल सब्जियों की धुलाई किससे किससे की जाती है, तो क्लोरीन के द्वारा भी किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा भी किया जाता है, O3 के द्वारा यानी ओजोन के द्वारा, और बुझा चूना के द्वारा भी धुलाई की जाती है। क्लियर इतनी बात। फिर आगे बात करते हैं इसी क्रम में आगे ये बात करेंगे, धुलाई हो जाता है, एक प्रक्रम और होता है। क्या होता है, एक प्रक्रम, एक प्रक्रम होता है प्रीकूलिंग। फल सब्जियों की तुड़ाई के उपरांत धुलाई हो गई, धुलाई के बाद क्या होता है, प्रीकूलिंग की जाती है। क्या की जाती है, इसके बाद जो है एक प्रक्रम आता है आपका प्री कूलिंग। प्री कूलिंग की जाती है, पूर्व शीतलन, जिसे क्या बोलते हैं, पूर्व शीतलन बोलते हैं। पूर्व शीतलन में करते क्या है, तो पूर्व शीतलन का कार्य क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, किस पर कार्य करता है, रिमूवल हीट, रिमूवल ऑफ द फील्ड हीट, ठीक है ना। क्या करता है, जो फील्ड की हीट होती है, जो आपके फील्ड पर जहां पर से आप वो उसको कलेक्ट किए हैं, खुदाई किए हैं, तोड़ाई किए हैं, वहां की जो गर्मी होती है, ठीक है ना, उसको कम करना ही क्या है, प्री कूलिंग कहलाता है, ठीक है ना। वहां की गर्मी को खत्म करना, ठीक है ना, रिमूव करना होता है। जो आपका फार्म है, फार्म से जो आप उत्पाद लाए हैं उसकी जो हीट है उसको खत्म करना, रिमूव कर देना ही क्या कहलाता है, प्री कूलिंग कहलाता है। क्लियर बात। अच्छा, ये एक क्वेश्चन ये बन सकता है, प्री कूलिंग कितने अंश सेल्सियस कितने टेम्परेचर पर करते हैं, क्या कितने टेम्परेचर, तो 0 से 4 अंश सेल्सियस टेम्परेचर पर करते हैं। कितने टेम्परेचर पर करते हैं, 0 से 4 अंश सेल्सियस पर करते हैं। क्लियर। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एक टर्म होता है क्यूरिंग, तुड़ाई के या खुदाई के समय ही की जाती है क्या, क्यूरिंग। क्यूरिंग टर्म से क्या मतलब है, क्यूरिंग, क्यूरिंग क्या होता है ना, क्यूरिंग जो है ट्यूबर वाली फसलें हो गई, ध्यान दीजिए, ट्यूबर, राइजोम, कोर्म, ट्यूबर, राइजोम, कोर्म, और क्या हो सकता है, बल्ब। ये जो क्रापें होती है ना, ये वाली क्रापें, इनमें क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग में होता क्या है, 2 से 5 दिनों के लिए खुदाई के बाद या हार्वेस्टिंग के बाद छोड़ दिया जाता है। खुदाई के बाद फील्ड में छोड़ दिया जाता है या ऐसे छोड़ दिया जाता है। उससे होता क्या है, जैसे कि कोई भी उत्पाद है, जैसे कोई भी उत्पाद है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो उत्पाद के ऊपर लेयर होती है उसको जो हार्ड बनाने के लिए, जैसे ये बाहर की एटमॉस्फेयर की गर्मी गई, ये ठीक है ना, ये बाहर का एटमॉस्फेयर और इसके अंदर जो उत्पाद है उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है ना, इसके बीच में जो उसकी स्किन होती है, ठीक है ना, उसको स्किन को जो है
एक तरह से टोलरेंट बनाने के लिए, सहनशील बनाने के लिए, ठीक है ना। इसकी स्किन को हार्डनेस देने के लिए, क्या करने के लिए, हार्डनेस देने के लिए क्या किया जाता है, क्यूरिंग किया जाता है। जैसे ट्यूबर वाली फसलें हो गई आपकी, किसमें किसमें होता है क्यूरिंग, पोटैटो में होता है। किसमें होता है, पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कसावा, इनमें किया जाता है। अब राइजोम के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, जिंजर आती है, जिंजर, टर्मरिक, जिंजर, टर्मरिक। कॉर्म में, कॉर्म के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, अरबी आती है आपकी, घुइयां। और बल्ब में कैसे आती है, कौन कौन सी आती है, लहसुन हो गया, प्याज हो गया। क्लियर इतनी बात, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, इतनी बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ मैच्योरिटी इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या, मैच्योरिटी इंडेक्स, ठीक है। मैच्योरिटी इंडेक्स का मतलब जैसे हम फल सब्जी की तोड़ाई करते हैं, किस स्टेज पर करनी चाहिए, तो मुख्य मुख्य देख लेंगे किस स्टेज पर करनी चाहिए, ठीक है ना। यानी मतलब कोई ना कोई सब्जी है या कोई फल है, अगर उसकी हम तोड़ाई करेंगे तो कब करेंगे, कच्चे में तोड़ लेंगे कोई मतलब नहीं, तो कहने मतलब एक मैच्योर अवस्था या एक परिपक्व अवस्था पर तोड़ते हैं तो उनकी स्टेज क्या होती है, हमें बात वो करनी है, ठीक है ना। जैसे कि आपका हो गया मैंगो, क्या हो गया, मैंगो हो गया। मैंगो के लिए किस स्टेज पर, टबका विधि, टबका, टपका स्टेज पर, किस स्टेज पर, टपका। कहने मतलब ऐसे भी आम देखेंगे तो उसके जो शोल्डर होते हैं, जैसे ये आम है, आम ये लटका है, आम क्या है, ये लटका है, ठीक है ना। आम के जो शोल्डर होते हैं, ये वाले पार्ट जब मिच्योर हो जाता है तो ये फूल आते हैं, शोल्डर क्या होते हैं, फूल आते हैं, क्या हो जाते हैं, फूल आते हैं ये, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, टपका स्टेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो टपका स्टेज पे करना चाहिए। मैंगो की जो तोड़ाई है, मिच्योरिटी इंडेक्स क्या होता है, टपका होता है। फिर दूसरा है जैक फ्रूट, क्या जो है मैच्योरिटी इंडेक्स क्या होता है, अरोमा, अरोमा, अरोमा मतलब सुगंध होता है, ठीक है ना, उसमें लाने लगती है, जब वो मिच्योर हो जाता है तो इसमें लाने लगती है। अगला है बनाना, बनाना में क्या होता है, बनाना जैसे केला है, ऐसे केला होता है, ऐसे ही कुछ आकृति होती है। तो बनाना में जो जो आकृति होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, बनाना में जो एंगल होते हैं, देखा होगा जब कच्चा केला होता है तो उसमें बराबर एंगल समझ में आते हैं, लेकिन जब केला मिच्योर हो जाता है तो एंगल जो होते हैं, क्या, एंगल डिसअपेयर हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। कब तोड़ाई करनी चाहिए, मिच्योर कब होंगे, जब एंगल डिसअपेयर हो जाता है बनाना में, क्लियर। फिर उसके बाद एप्पल, तो टी स्टेज पर करनी चाहिए, टी स्टेज, क्लियर। फिर उसके बाद मस्क मेलन, मस्कमेलन मतलब खरबूजा, खरबूजा में नेटिंग जैसी अवस्था देखने को मिलती है, क्या, नेटिंग स्टेज पर। किस किस स्टेज पर ट्राई करते हैं, नेटिंग स्टेज पर। वाटरमेलन, इसमें मेटेलिक साउंड आता है, मेटेलिक साउंड, यानी धातु जैसे अगर उसको बजाया जाए, थपथपाया जाए, अगर साउंड जैसे आवाज आती है तब वो मिच्योर हो जाता है, ठीक है। वाटरमेलन हो गया, ठीक, मस्क मेलन हो गया आपका। सिट्रस हो गया, सिट्रस में कैसे करते हैं, जूस कंटेंट बेस पर, जूस कंटेंट बेस पर, कंटेंट बेस पर उसमें क्या करते हैं, देखते हैं उसको, मैच्योरिटी इंडेक्स देखा जाता है। ये कुछ थे इंपॉर्टेंट। हाँ एक और देख लीजिए, जैसे गार्लिक है, क्या है, गार्लिक, गार्लिक का क्या होता है, ओनियन हो गया, ओनियन। इन दोनों में जो, जैसे ये प्याज है, इसमें जो ये ऊपर शाखाएं होती हैं, ठीक है ना, तो इन दोनों में जो है बेंट नेक, बेंट नेक, दोनों में क्या होता है, स्टेज बेंट नेक होती है, ठीक है। ये जो है यहाँ से मुड़कर गिर जाते हैं, जब ये मुड़कर गिर जाते हैं तब समझा जाता है कि हमारा जो प्याज है, ठीक है ना, वो मिच्योर हो चुका है, ठीक है ना, खुदाई करने लायक हो गया है। क्लियर इतनी बात। फिर अगला क्वेश्चन, आगे बात करते हैं, चलते हैं आगे। फिर आगे है कि हाइड्रोकूलिंग,
अगला क्वेश्चन है हाइड्रो कूलिंग किन सब्जियों में करते हैं, किन सब्जियों में करते हैं? तो हरे पत्ते वाली सब्जियों में, हरे पत्ते वाले सब्जियों में किया जाता है। क्लियर? और फिर कहते हैं रूम कूलिंग, ऑल टाइप सब्जियों में, ऑल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में। क्लियर? फिर आगे देखते हैं स्टोरेज करने की। अगला दिन देखते हैं भंडारण करने की अस्थायी विधियां या संरक्षित करने की अस्थायी विधियां। हाँ, भंडारण ही कह लेते हैं या परिरक्षण कह लेते हैं। परिरक्षण करने करने की अस्थायी विधियां। इसको समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, पक्का है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बेस पर देख लेते हैं। टेम्परेचर के अंतर्गत पहला बिंदु है क्या, पहला बिंदु टेम्परेचर बेस पर पहले लो टेम्परेचर से देखते हैं। लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के अंतर्गत देखते हैं सबसे पहले तो लो टेम्परेचर में कोल्ड स्टोर आता है आपका। कोल्ड स्टोर आपका कैसा होता है, ये यानी कि परमानेंट मेथड है। कोल्ड स्टोर हो गया। फिर उसके बाद आपका सीए स्टोरेज हो गया, एमए स्टोरेज हो गया, ठीक है। फिर एक हो गया फ्रिज स्टोरेज, एक हो गया क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर जो नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में होता है, किसमें होता है, लिक्विड फॉर्म में -196 अंश सेल्सियस पर करते हैं। तो आपने देखा लो टेम्परेचर पर अस्थायी विधियां कौन कौन सी है, कोल्ड स्टोर हो गया, सीए हो गया। सीए क्या होता है, कंट्रोल एटमॉस्फेयर, ठीक है। सीए का मतलब होता है कंट्रोल एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के लेवल को घटाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है जो आपके एटमॉस्फेयर में, उसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया जाता है। ऑक्सीजन को कम करके, ऑक्सीजन को कम करके आपका जो CO2 का कंसंट्रेशन होता है उसको बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा घटाई जाएगी तो ऑक्सीजन जब ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी तो उत्पाद हमारा ज्यादा समय तक सुरक्षित रहेगा, और जब ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी ज्यादा तो हमारा उत्पाद जल्दी खराब होगा। क्लियर? दूसरी चीज MA मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। मॉडिफाइड में क्या करते हैं, यानी कहने का मतलब दोनों चीजों को फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। उत्पाद को जो है हम मॉडिफाइड में जो है क्या करते हैं, एकदम लिमिटेड कर देते हैं, एक तरह से निर्वात में कर देते हैं, ठीक है ना। और उसमें कार्बोनीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जैसे कहने मतलब ये नहीं, निर्वात नहीं, ये कहते हैं जैसे कि यहाँ पर जो है यमे में क्या होता है, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल को एकदम घटाकर कम कर दिया जाता है और CO2 को बढ़ाकर ज्यादा कर दिया जाता है। फ्रिज स्टोरेज, फ्रिज स्टोरेज में क्या होता है, जैसे कि फ्रिज स्टोरेज में -40 अंश सेल्सियस तक टेम्परेचर करके जो है उत्पादों को सुरक्षित रखते हैं। फिर एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, जो लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्वेटिव किया जाता है, ठीक है ना, -196 अंश सेल्सियस तापमान पर, ठीक है ना। ये सब जो थी आपकी लो टेम्परेचर की अस्थायी विधियां थी, लो टेम्परेचर की अस्थायी विधियां, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। फिर हाई टेम्परेचर में देख लेते हैं। हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर की अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं, तो हाई टेम्परेचर की अस्थायी विधियां एक तो हो गया क्या, स्टेरिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, निजर्मीकरण, जिसे बोलते हैं क्या, निजर्मीकरण कहते हैं। निजर्मीकरण, इसमें टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 अंश सेल्सियस, क्या 100 अंश सेल्सियस, 100 अंश सेल्सियस के ऊपर इसमें जो है
जैसे सब्जियां हो चाहे फल हो, उनको जो है स्टरलाइजेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं, साथ साथ उसके जो स्पोर होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। बट जो आपका पास्चुराइजेशन होता है उसमें स्पोर नहीं खत्म होते हैं, फिर कहने मतलब बैक्टीरिया क्रिएट होने लगती है एक समय के बाद, ठीक है। लेकिन जो निर्जमीकृत होता है या निर्जमीकरण होता है, इसमें जो टेम्परेचर होता है इज ग्रेटर देन 100 सेल्सियस, क्लियर। तो इसमें सभी प्रकार के जो जीवाणु होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो एक ये हो गया आपका अस्थायी मेथड। अगला है आपका नहीं, इसी में यही एक मेथड ही है। इसी में अगर बात कर लिया जाए, जैसे सब्जियां हैं, सब्जी हो या फल हो, सब्जी फल हो गया, अगर क्षारीय प्रवृत्ति का है, क्षारीय स्वभाव का है, किस स्वभाव का है, क्षारीय स्वभाव का है, ठीक है, किस स्वभाव का है, अगर क्षारीय स्वभाव का है, चाहे फल हो चाहे सब्जी, तो 115 से 121 अंश सेल्सियस तापमान पर करते हैं। और अगर यही अम्लीय में हो, स्वभाव अगर अम्लीय है, कैसा है, अम्लीय है, एसिटिक नेचर है, तो उसको जो है 100 अंश सेल्सियस पर उसको स्टोरेज करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं, निर्जमीकरण करते हैं। कितने अंश सेल्सियस पर, 100 अंश सेल्सियस पर, क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद स्थायी विधियों की बात कर रहे हैं। रसायन की बात की जाए, रसायन, तो रसायन के लिए दो रसायन है, एक सोडियम बेंजोएट है, सोडियम बेंजोएट हो गया, बेंजोएट हो गया, दूसरा है KMS, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दो आपके रसायन होते हैं, ठीक है, ये आपके अस्थायी हैं। फिर उसके बाद जो आपके घर में प्राप्त हो सकते हैं, घर के रसोई में या घर पर जो प्राप्त हो सकते हैं, घर पर प्राप्त होने वाले कौन कौन से ऐसे हैं, जैसे नमक हो गया, क्या हो गया, जैसे इधर देख लेते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई। ऊपर देखते हैं, अस्थायी विधियों में देखते हैं, अस्थायी विधियों में जैसे नमक हो गया, क्या हो गया, नमक, ये भी जो है अस्थायी प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है, लेकिन कब करता है, जब ग्रेटर देन 15 अंश सेल्सियस, सॉरी 15%, ग्रेटर देन 15%, नमक की मात्रा 15% से अधिक होगी, तब ये जो है अस्थायी का कार्य करेगा। सिरका है, ठीक है, ये भी जो है आपका अस्थायी अस्थायी दोनों करता है, लेकिन अस्थायी का कब करेगा, जब ग्रेटर देन 2% से अधिक होगा, यानी 2% से अधिक होगा। फिर उसके बाद चीनी है, क्या, चीनी है, चीनी जब ग्रेटर देन 55%, यानी 55% से अधिक होगा, 65 कर लीजिए, 65% से अधिक जब होगा तो कैसा कार्य करेगा, अस्थाई। ये सब अस्थाई के हैं भैया, ठीक है ना, नमक हो गया, सिरका हो गया। फिर उसके बाद एक होता है अस्थाई जो घर में मिल जाता है, स्थायी तेल। अगर कोई उत्पाद है, ये आपकी शीशी है, क्या है, शीशी है, इसमें आपका उत्पाद भरा हुआ है, यहाँ तक अगर आपका उत्पाद है, ठीक है, ये आपका उत्पाद भरा हुआ है, इसके द्वारा कैसे करते हैं, 2 इंच मोटी, ये 2 इंच ऊपर तक अगर हम तेल को भर देते हैं तो इससे भी अस्थायी परिरक्षित किया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया, इतने में कोई डाउट। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जो अभी नहीं कराए हैं, अभी करा दे रहे हैं तुरंत, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन जैसे कि रह रहे हैं, जैसे जैम है, क्या है, जैम है, जैम में आपने पढ़ा TSS 68.5% या ब्रिक्स, अंश ब्रिक्स। तो इसी में हम बात कर लेते हैं अम्लता कितने परसेंट होते हैं, एसिडिटी की बात कर लेते हैं, 0.5 से 0.6% होती है, कितने परसेंट होती है, 0 से 0.6% होती है, ठीक। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली, जेली में बात कर लेते हैं TSS की, तो कितना होता है, 65% होता है, या 65 अंश ब्रिक्स होता है।
एसिडिटी की बात कर लेते हैं, कितना होता है 0.5 से 1% तक होता है। कितना होता है 1% तक एसिडिटी होती है। फिर इसी में क्वेश्चन, इसमें होने वाली समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं? समस्याएं आपकी हो सकती है जेली ना बनना, दूसरी चीज स्रावित जेली, तीसरी बात धुंधली जेली। ठीक है, ये समस्याएं आपकी क्रिएट हो। क्लियर बात? जेली ना बनने के कारण क्या होता है? अम्ल की अपर्याप्त मात्रा हो सकती है, चीनी की अधिकता हो सकती है। ठीक है, ये सारी समस्याएं हो सकती है। बात रही श्रावित शैली में, श्रावित शैली में भी यही हो सकता है, पर्याप्त अपर्याप्त मात्रा में पेक्टिन हो सकता है, या अम्ल की अधिकता हो सकती है, या चीनी की अधिकता हो सकती है। फिर धुंधली जेली, धुंधली जेली में ये होता है कि अगर आप कच्चे फलों का प्रयोग कर लिए, कच्चे फलों का रस ले लिए, या रस को नहीं छाना है, या जो आप उत्पाद बना रहे हैं जैसे कि इन्हीं जेली को तैयार कर रहे हैं, कम तापमान पर कम समय तक पकाना, ये हो सकता है। ठीक है ना, धुंधली जेली होने के कारण ये होते हैं। क्लियर इतनी बात? फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन और कुछ, जैसे कि कुछ पेय पदार्थ हैं, है ना, कुछ पेय पदार्थों के बारे में बात कर लेते हैं। जरूरी है, हाँ, पूछा जा सकता है। जैसे कुछ पेय पदार्थ है, जैसे कि आपका सक्वेस हो गया। क्या हो गया? सक्वेस। सक्वेस हो गया। सक्वेस में पूछ लिया गया कि फल अंश कितना होता है। फल अंश, सक्वेस में फल अंश तो 25%। कितना परसेंट? फलों का अंश पूछ लिया गया तो कितना परसेंट होगा? 25% हो गया। अगर TSS पूछ लिया गया, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, 40% होगा। कितना होगा? 40% होता है। फिर इसी में अगर पूछ लिया गया एसिड कितना परसेंट होता है, तो 1% होता है। कितना परसेंट होता है? 1%। ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटीएस, आरटीएस आरटीएस में बात कर लेते हैं। आरटीएस में बात करते हैं, अगर पूछा जाता है फल अंश कितना परसेंट होता है, क्या फल अंश बता चुके हैं पहले भी, फिलहाल एक बार फिर देख लीजिए 10%। फिर TSS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, 10%। कितना परसेंट? 10%। एसिड, एसिडिटी की बात कर लें तो 0.3%। क्लियर? कोई डाउट? फिर उसके बाद कार्डियल की बात कर लेते हैं। किसकी? कार्डियल। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है सक्वेस किससे बनता है? फलों के अंश से बनता है। आरटीएस किससे बनता है? फलों के अंश से बनता है। फिर कह दिया गया कार्डियल, कार्डियल में रस लिया जाता है। क्या लेते हैं? कार्डियल में रस लिया जाता है। तो रस का कंटेंट यानी रस कितने परसेंट होना चाहिए? 25% होना चाहिए। इसका TSS कितना होना चाहिए? TSS 30% होना चाहिए। कितना परसेंट होना चाहिए? 30% होना चाहिए। फिर इसमें पूछा जाता है कि एसिडिटी कितने परसेंट होनी चाहिए, तो लगभग 1 से 1.5% होनी चाहिए। 1 से 1.5% होनी चाहिए। क्लियर इतनी बात? नोट कर लो इतना। ठीक है, फिर आगे कितना हो गया? फिर देखते हैं अगला बिंदु, नेक्टर। ठीक है, नेक्टर क्या बनता है? नेक्टर किससे बनता है? फलों के रस से बनता है। किससे बनता है? फल रस से बनता है। किससे बनता है? फल रस से बनता है। तो फल रस का कितना परसेंट लेंगे नेक्टर में? 20% लेंगे। कितना लेंगे? 20% लेंगे। फल रस कितना लिया जाएगा नेक्टर में? 20% लिया जाएगा। और TSS कितना होगा? 15% होगा। कितना होगा? 15% होगा। एसिड कितना होगा? एसिडिटी कितनी होगी? अम्लता कितनी होगी? 0.3% होगी। कितनी परसेंट होगी? 0.3% होगी। फिर पेय पदार्थों में एक क्रस होता है, क्रस पेय पदार्थ। क्रस पेय पदार्थ किससे बनता है? फलों के रस से बनता है। किससे बनता है? तो फल रस से बनता है। तो फल रस का कंटेंट कितना लिया जाएगा? जो फल रस होगा, फल रस का कंटेंट कितना होना चाहिए क्रस में? तो इसमें भी 25% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25% होना चाहिए। TSS कितना होना चाहिए? 55% होना चाहिए। क्रस में जो TSS होगा 55% होना चाहिए, और जो एसिडिटी होगी 1.5 से 2% होनी चाहिए। 1.5 से 2% होनी चाहिए। क्लियर? ये क्रस का है। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ रहा बच रहा है, सॉस हो गया। सॉस
और कैचअप, दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सॉस और ये छूट रहा था हमारे हिसाब से, सॉस और कैचअप। सॉस में टीएसएस पूछा जाए, सॉस का टीएसएस, टीएसएस कितना होता है, तो 15 अंश वृक्ष होता है, क्या कितना होता है, 15 अंश वृक्ष या 15%। और इसका टीएसएस कितना होता है, तो इसका होता है 25 अंश वृक्ष। ये जो है 25 से 30 भी अंश वृक्ष मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लगभग लगभग। हमने कंप्लीट पिछला वीडियो देख लीजिए और ये आज का ये वीडियो देख लीजिए, इन दोनों में कंप्लीट हमने सिलेबस से रिलेटेड लगभग जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, लगभग लगभग एक आधा कहीं छूट जाए वो अलग की बात है, लगभग लगभग हमने हल करा दिया है। ठीक है, जिस प्रकार कानपुर यूनिवर्सिटी सेट करती है पेपर, उस हिसाब से चाहे वो कोई आईसीआर की बुक उठा ले, ठीक है ना, और चाहे आपके अदर कोई बुक उठा ले, लगभग लगभग जो आंकड़े आपको मिलेंगे एकदम परफेक्ट मिलेंगे, और कहीं से भी उठा लो, ठीक है ना। लेकिन लगभग लगभग जो है 100% हमने जो है कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, इन दोनों वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।